किन्नर भूत की कहानी भाग -1। 3 दिलेर करने चले जंगल की सैर। मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले 3 दोस्त सुमेर, लोकेश और इंद्रजीत रेल से जबलपुर जा रहे थे। तीनों दोस्त रोमांच के बड़े शौकीन थे और जंगली जीवों को देखने का भी शौक उनमें खूब था। आए दिन तीनों दोस्तों की लड़ाई होती रहती और तीनों लड़ने मरने से बिल्कुल नहीं डरते थे। जबलपुर से कुछ ही दूरी पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है, जहां ये तीनों दोस्त जंगली जीवों को पास से देखने जंगल सफारी करने के लिए निकले थे और इन तीनों का जोश पूरे शबाब पर था। तीनों दोस्त रेलगाड़ी में बैठे आपस में खूब मस्ती मजाक कर रहे थे। फिर जैसा कि भारतीय रेलगाड़ी के सफर में अक्सर होता है, कोई किन्न व्यक्ति दुआएं देता हुआ हमारी सीट के पास आकर कुछ पैसे मांगने लगता है। किन्न से बदसलूकी। वैसे ही एक कम उम्र का किन्न इन 3 दोस्तों के पास आकर इनको दुआ देने लगा और पैसे मांगने लगा। इन तीनों ने पहले तो उसको पैसे देने से मना किया, फिर उसको डांटने लगे, मगर वो नहीं माना और भी जोर जोर से तालियां बजाकर पैसे मांगता रहा। फिर इन 3 दोस्तों में से सुमेर उठा और उस किन्न के कान पर एक जोरदार और करारा थप्पड़ जड़ दिया, जिसकी आवाज इतनी तेज थी कि रेलगाड़ी के उस कोच डिब्बे की लगभग सभी सवारी की गर्दन इस आवाज को तलाशने के लिए घूम गई और आकर इन 3 दोस्तों और उस किन्न पर टिक गई। ऐसे व्यक्ति हर तरह के होते हैं, अच्छे और बुरे, या कभी और कभी बुरे। किन्न का कान एकदम से झन्ना उठा और उसने बिना सोचे समझे ही सुमेर के बाजू पर काट लिया और रेल से उतरने के लिए भाग लिया। इधर इन 3 दोस्तों का पारा अपने उफान पर आ गया और ये लोग भी उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग लिए। सुमेर अपनी बाजू को पकड़कर भाग रहा था, उसकी बाजू से खून निकल रहा था, मगर सुमेर ने और न ही उसके दोस्तों ने इसकी कोई परवाह की थी। वो तो बस उस 17-18 साल के किन्न को एक अच्छा सबक सिखाना चाहते थे। कुछ ही देर में रेलगाड़ी धीरे हुई। कोई स्टेशन आने ही वाला था, जिसका फायदा उठाकर वो किन्न स्टेशन आने से पहले ही एक साफ और कम खतरनाक जगह देखकर कूद गया। ये इन तीनों ने भी देख लिया और ये तीनों भी उसके पीछे कूद पड़े। किन्न उस्ताद जी। रेलगाड़ी आगे निकल गई। वो किन्न आगे जाकर एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और जोर से हंसने लगा। इन तीनों ने उसको घेर लिए, मगर ये लोग अचंभे में थे कि अभी तो ये हमसे जान बचाकर भाग रहा था और अब ये बेफिक्र होकर हंसे जा रहा है। खैर, ये लोग उसको पकड़कर मारने को आगे बढ़ने लगे। इंद्रजीत ने उस किन्न की गर्दन पकड़ने को हाथ बढ़ाया तो उसको ऐसा लगा जैसे कोई उसको उसकी कमीज की कॉलर से पकड़कर पीछे की तरफ खींच रहा है। वो हैरान था कि आखिर हो क्या रहा है। किन्न एकदम खड़ा होकर बोलने लगा कि उस्ताद, इन तीनों ने मुझे बहुत पीटा है। पहली बार किसी ने मुझ पर हाथ छोड़ा है और अगर आप नहीं आते तो वो इसी सुनसान जगह मुझे मारकर फेंक जाते। तीनों दोस्तों ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लंबा तगड़ा, पूरे सिंगार से सजा, साड़ी पहने हट्टा कट्टा किन्न इंद्रजीत की कमीज के कॉलर को पकड़े खड़ा है और अपनी मोटी और लाल हुई आंखों से तीनों को घूरे जा रहा है। उस्ताद, किन्न बोला कि मैं तेरे से आगे वाले कोच में ही था और जब तू मेरे डब्बे से होकर भागा तो मैं समझ गया कि इन लड़कों से तेरा झगड़ा हुआ है और ये तुझे मारने वाले हैं, इसलिए मैं भी तेरे पीछे रेलगाड़ी से कूद गया था और कूदने से पहले मैंने अपने साथी को स्टेशन पर उतराकर पूरी मंडली समूह को इकट्ठा करके यहाँ लाने को कहा है। अब इनमें से कोई वापस घर नहीं जाएगा। इनको हम अभी यहीं मारकर फेंक जाएंगे, मरते क्या न करते। लोकेश समझ गया कि अगर 1-2 मिनट में कुछ नहीं किया गया तो तीनों दोस्त आज मारे जाएंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए उसने पास पड़ा नोकीला पत्थर उठाया और उस्ताद किन्न के सर पर जोर से दे मारा, जिससे उस्ताद किन्न इंद्रजीत को छोड़कर और अपना सर पकड़कर नीचे बैठ गया। उस्ताद के सर से खून की धार सी निकाल रही थी। अब तीनों दोस्तों ने उस्ताद पर लात और घूंसों से कई वार किए। वो दूसरा बच्चा किन्न वहां से स्टेशन की तरफ चिल्लाते हुए भाग लिया। आए हाय, उस्ताद को मार दिया, आए हाय जल्दी आओ। उस्ताद को तीनों दोस्तों ने खून से लथपथ कर दिया था। उस्ताद की नाक और मुंह से खून बहे जा रहा था। उसके बाद भी ये तीनों दोस्त उस्ताद को मारे जा रहे थे। फिर अचानक दूर से कई लोगों के चिल्लाने की आवाजें आने लगी। सुमेर ने देखा कि छोटा किन्न अपनी मंडली को लेकर उसकी तरफ भागा हुआ आ रहा है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और बोले, यहां से अब भागना ही पड़ेगा। तीनों जंगल की तरफ भाग लिए। किन्न मंडली उस्ताद के पास आई, मगर देर हो चुकी थी। उस्ताद किन्न मर चुका था। बच्चा किन्न और पूरी मंडली ताली मार मारकर छाती पीट पीट कर हाय हाय करते हुए रोने लगी। बच्चा किन्न गुस्से से बोला कि उस्ताद तो मर गए, लेकिन अब उन तीनों को भी मरना होगा। चलो उनके पीछे जंगल में ही उनको मार देंगे। उन तीनों को यहाँ के रास्ते नहीं पता, इसलिए वो इस जंगल को पार नहीं कर सकते। पूरी 12 लोगों की मंडली 2 लोगों को वहीं लाश के पास छोड़कर और बच्चा किन्न को तीनों लड़कों की पहचान के लिए लेकर जंगल में घुस गई। पूरा जंगल छानने के बाद रात होने पर भी वो लड़के नहीं मिले और मजबूरन पूरी मंडली को उस्ताद किन्न की लाश को लेकर अपने घर जाना पड़ा। मौत और जीवन के बीच जंगल। तीनों दोस्त जंगल में भूखे प्यासे छुपे थे। ऊपर से उनको जंगली जानवरों का डर लगने लगा था। वैसे तो ये तीनों जंगली जानवरों को देखने के शौकीन थे, मगर जंगल सफारी वाली जीप में बैठकर दूर से ही देखने में उन्हें अच्छा लगता था। मगर यहाँ कोई सफारी नहीं हो रही थी। यहाँ तो जानवर जंगल में खुले में थे और वो भी रात के वक्त, जो उनके शिकार का सही समय होता है। इंद्रजीत ने कहा कि यार, अगर ऐसे ही अंधेरे में छुपे रहे तो जरूर आज रात हम किसी जानवर का शिकार बन जाएंगे। चलो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। वो किन्न मंडली भी अब शायद थककर घर चली गई होगी। सुमेर को यह बात कुछ जमी नहीं, मगर लोकेश ने कहा कि हाँ यार, हम यहाँ से किसी गांव की तरफ निकलने की कोशिश करते हैं और वहां से कल सुबह अपने घर पहुंच जाएंगे। तीनों का मिलकर जंगल पार करने का फैसला हो गया और वो वहां से चल पड़े। कुछ दूर चलने पर सुमेर को बहते पानी की आवाज आने लगी तो तीनों उस आवाज का पीछा करके जंगल में बने एक जोहड़ में आ गए। इंद्रजीत ने पानी पीने के लिए अपना हाथ पानी में डाला तो किसी ने उसको उसकी कमीज के कॉलर से फिर पकड़ के खींचा। इंद्रजीत ने पीछे देखा तो वही उस्ताद किन्न उसकी कमीज का कॉलर पकड़े खड़ा था और अपनी खूनी लाल आंखों से उसको देखे जा रहा था। इंद्रजीत जोर से चिल्लाया और झटके से उस जोहड़ में गिर गया, जहां लोकेश ने उसका हाथ पकड़कर उसको मुश्किल से किनारे पर लाकर खींचा।
इंद्रजीत बुरी तरह डर गया था। उसने दोनों से कहा कि यार मुझे वो उस्ताद दिखा अभी, और उसी ने मेरी कमीज का कॉलर पकड़कर पहले मुझे खींचा फिर धक्के से मुझे जोहर में गिरा दिया। सुमेर ने कहा कि यार ये तेरा वहम भी हो सकता है, तू थोड़ी शांति रख और पानी पीकर यहाँ से हमारे साथ बाहर निकल जा। तीनों ने पानी पिया और काफी देर पैदल चलकर वो एक विशाल पेड़ के नीचे कुछ देर सुस्ताने लगे। आसपास से जानवरों की आवाजें काफी देर से आ रही थी, मगर अब उनको किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी जिससे उनको डर लगने लगा। तीनों ने आपस में कहा कि हो ना हो कोई यहाँ है जरूर, मगर हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। इंद्रजीत उठकर आगे निकल गया, फिर उसके पीछे लोकेश चल पड़ा। 10 कदम चलने के बाद दोनों ने पीछे मुड़कर देख कि सुमेर उनके साथ नहीं है, वो वहीं पेड़ के नीचे बैठा है। वो दोनों भागकर सुमेर के पास आए तो देखा कि सुमेर का तो रंग ही उड़ा हुआ है। वो जोर जोर से हथेलियों को पीटकर तालियां बजा रहा है, औरतों की आवाज में हंस रहा है और कह रहा है कि छोड़ूंगी नहीं तुम तीनों को, मारकर ही दम लूंगी। हाँ, किन्न उस्ताद जी खून के प्यासे हुए। सुमेर पूरी तरह से किन्न की आत्मा के वश में था। उसकी किन्न वाली तालियां और हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। लोकेश और इंद्रजीत बुरी तरह डरे हुए उसको देखे जा रहे थे। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। एक तो वो वीरान और सुनसान जंगल, ऊपर से जिगरी दोस्त के शरीर में किन्न की आत्मा, और वो भी 3 दोस्तों के खून की प्यासी। लोकेश ने इंद्रजीत से कहा कि यार अगर ये सिर्फ एक आत्मा होती तो हम इससे भागकर भी अपनी जान बचा सकते थे, मगर ये आत्मा अब हमारे जिगरी दोस्त के शरीर में है, इसलिए आत्मा को इसके शरीर से निकालकर इसको यहाँ से ले जाना ही पड़ेगा। इंद्रजीत सुमेर को शांत करने के लिए उसके पास गया ही था कि सुमेर इंद्रजीत पर झपट पड़ा और उसके मुंह को अपने नाखूनों से नोच लिया, जिससे इंद्रजीत चिल्ला उठा। लोकेश भागकर आया और सुमेर को धक्का देकर इंद्रजीत को उससे दूर ले गया। सुमेर फिर एक पेड़ के नीचे बैठकर जोर से हंसने लगा और तेजी से अपने हाथों की हथेलियों को पीट पीट कर तालियां बजाने लगा। सुमेर के नाखूनों पर इंद्रजीत के चेहरे का खून साफ दिख रहा था कि कितनी बेरहमी से इंद्रजीत का चेहरा नोचा था। इंद्रजीत का चेहरा खरोंचों से भर गया था, जिससे उसको जलन हो रही थी। लोकेश ने इंद्रजीत से शांत रहकर कोई योजना बनाने को कहा, जिससे उनका दोस्त सुमेर भी बच जाए और किन्न की आत्मा भी उसके शरीर को छोड़कर वहां से चली जाए। दोस्ती निभाने का सही समय आया। लोकेश और इंद्रजीत को सोचते हुए 1 घंटा बीत गया। सुमेर बेहोशी जैसी हालात में पेड़ के नीचे लेट गया था। कोई भी योजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने का यह सबसे अच्छा अवसर था। तो इंद्रजीत को एक विचार आया। उसने लोकेश से कहा कि अभी सुमेर पर उस किन्न की आत्मा हावी नहीं है, इसलिए अब इसको लेकर इस जंगल से बाहर निकल जाते हैं और कहीं सुरक्षित जगह पहुंचकर सुमेर को किसी तांत्रिक को दिखकर मदद मांग सकते हैं। बता तो क्या कहता है। लोकेश ने हाँ कर दी और दोनों सुमेर को लेकर जंगल से निकलने के लिए चल पड़े। सुमेर की हालत ठीक नहीं थी, वो होश में तो था मगर उसका दिमाग पूरी तरह काम नहीं कर रहा है। सुमेर ये तो जानता था कि ये दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं और हम तीनों को इस जंगल से अपनी जान बचाकर निकलना है, मगर कैसे, और मेरी ऐसी हालत ऐसी क्यों है, मुझे क्या करना है, इसकी सुध उसको नहीं थी। इंद्रजीत और लोकेश सुमेर के हाथ अपने कंधों पर रखकर सुमेर को काफी दूर ले आए थे। फिर दोनों ने कुछ देर आराम करने के लिए सुमेर को एक पत्थर पर बैठा दिया और खुद भी उसके पास ही बैठ गए। आत्मा ने मार लगाई। कुछ देर ही दोनों चैन की सांस ले पाए थे कि किसी की जोर जोर से हांफने की आवाज आने लगी। दोनों ने चौंक कर सुमेर की तरफ देखा तो सुमेर ही वो आवाज निकाल रहा था। उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि जैसे मानो उनमें से अभी खून निकल आएगा। सुमेर ने अपने दोस्तों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और दोनों पर उछलकर झपट पड़ा। लात घूंस से अपने नाखूनों और दांतों से लोकेश और इंद्रजीत को कई जगह घाव दे दिया। जैसे तैसे दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भाग लिए, मगर सुमेर भी तेजी से दोनों के पीछे पागलों की तरह भागने लगा। लोकेश और इंद्रजीत को दूर से एक कुटिया में उजाला नजर आने लगा। दोनों ने बिना बात किए ही एक साथ उस कुटिया में जाने का फैसला कर लिया। फिर वो तेजी से भागते हुए उस कुटिया के पास पहुंच गए। महाराज जी बने रक्षक। दोनों उस कुटिया के दरवाजे पर पहुंचने ही वाले थे कि पीछे से दौड़ते हुए सुमेर ने दोनों को धक्का देकर उस कुटिया के अंदर आने से रोक दिया था और दोनों जमीन पर गिरकर कुटिया के दरवाजे पर जाने के लिए रेंगने लगे, मगर सुमेर उनको ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। वो दोनों को मारे जा रहा था। तभी तीनों की लड़ाई का शोर सुनकर कुटिया से एक महाराज जी अचानक बाहर आ गए। उन्हें स्थिति समझते देर न लगी। महाराज जी जल्दी से अंदर भागे और अपने कमंडल से जल लेकर सुमेर पर छिड़क दिया, जिससे सुमेर कुछ शांत हुआ। फिर महाराज जी के कहने पर इंद्रजीत और लोकेश सुमेर को कुटिया के अंदर ले आए। अब सुमेर भी एकदम ठीक महसूस कर रहा था। फिर दोनों ने सुमेर की और उस उस्ताद किन्नर की पूरी बात महाराज जी को बता दी। महाराज जी ने लगाई पूरी ताकत। महाराज जी ने तीनों से कहा कि 1 घंटे बाद सुबह हो जाएगी, अब सब कुछ ठीक है। आप तीनों कुटिया के पीछे वाली पहाड़ी से उतरकर पास के गांव से बस ले लेना और अपने घर को चले जाना। एकदम से सुमेर बोल पड़ा कि चले कैसे जाएंगे, मैं जाने दूंगी तब न जाएंगे। उस्ताद किन्न की आत्मा फिर से सुमेर पर हावी हो गई। लोकेश और इंद्रजीत डरकर चौंक गए। उधर महाराज जी भी थोड़े असहज से हो गए कि ये किन्न की आत्मा तो मेरे अनुमान से काफी ज्यादा जिद्दी और ताकतवर है। महाराज जी एकदम हरकत में आ गए और सुमेर के बालों को पकड़ लिया। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने वर्षों से सिद्ध किए मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से करने लगे, जिससे सुमेर किन्न की आवाज में चिल्लाते और रोते हुए बोलने लगा, हाय महाराज जी मुझे छोड़ दो, हाय महाराज जी मैं मर गई, माफ कर दो महाराज जी, अब किसी को परेशान नहीं करूंगी। महाराज जी ने सुमेर के दोनों हाथ पीछे की तरफ ले जाने को सुमेर को मजबूर कर दिया। फिर घुटनों पर उसको बैठाकर उससे नाक जमीन पर रगड़वाकर हमेशा इन तीनों से दूर रहने का वचन ले लिया। सुमेर ने रोते हुए किन्न की आवाज में वो वचन महाराज जी को दिया। फिर कहीं जाकर महाराज ही ने उस किन्न की आत्मा को बख्शा और अब सुमेर उस आत्मा से मुक्त हो चुका था। तीनों जिगरी दोस्त कई घंटों की जानलेवा जंग को जीत चुके थे। तीनों दोस्तों ने महाराज जी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया और अपने घर की ओर निकाल गए। किन्न भूत की